बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग क्लास 9 साइंस के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट फर्स्ट पढ़े थे। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा था जो इम्पॉर्टेंट थे। अब हम लोग बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में पढ़ने चल रहे हैं जो कि पार्ट सेकंड है। बच्चों जो नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों से भी बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। कोशिका का आविष्कार किया था। बहुत बार ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है। कोशिका का आविष्कार किया था। देखते हैं वैज्ञानिकों के नाम लिखे हैं और उसमें से सही आंसर क्या है। तो पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, दूसरा है रॉबर्ट ब्राउन ने, तीसरा रॉबर्ट टेलर ने और चौथा कार्ल लिन्ने ने। तो इसमें से बच्चों पहला ऑप्शन जो है रॉबर्ट हुक ने कोशिका का आविष्कार किया था, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका में श्वसन कोशिकांग होते हैं, यानी ऐसे कोशिकांग जो श्वसन के लिए आवश्यक है। कोशिका में श्वसन कोशिकांग होते हैं। इसमें बेटा 4 ऑप्शन दिए हैं, देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है केंद्रक, तीसरा राइबोसोम और चौथा गाल्जी का, जिसे इंग्लिश में गाल्जी बॉडी भी कहते हैं। तो इसमें भी पहला ऑप्शन सही है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में श्वसन कोशिकांग होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। ऑप्शन देख लेते हैं। हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या गाल्जी काय। तो बच्चों इसमें भी पहला ही ऑप्शन सही है। हरित लवक जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। इसे इंग्लिश में क्लोरोफिल भी कहते हैं और क्लोरोफिल ही प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रक की खोज की थी। केंद्रक की खोज की थी। वैज्ञानिकों के नाम देख लेते हैं। रॉबर्ट हुक ने, अल्टमान ने, रॉबर्ट ब्राउन ने और सिंगर ने। तो बच्चों इसमें ऑप्शन सी सही है, रॉबर्ट ब्राउन ने। देखिए बच्चों यहाँ पे 2 क्वेश्चन एक जैसे दिखेंगे। यहाँ पे कोशिका का आविष्कार किया था, तो कोशिका का आविष्कार रॉबर्ट हुक ने किया था और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कंफ्यूज मत होइएगा, कायदे से पढ़ के जाइएगा। कोशिका का आविष्कार रॉबर्ट हुक ने किया था और केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। नाम एक ही तरह के हैं, लेकिन ध्यान से पढ़िए और सही ऑप्शन पर आप टिक लगाइए। अगला सवाल देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अंगुली सदृश रचनाएं कहते हैं। देखते हैं क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है सिस्टर्नी, दूसरा ऑप्शन है क्रिस्टी, तीसरा ऑप्शन है मैट्रिक्स और चौथा ऑप्शन है पुटिकाएं। तो बच्चों क्या कहते हैं उसे? क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अंगुली सदृश रचनाएं जो होती हैं उन्हें क्रिस्टी कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। बच्चों अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन देख लेते हैं। कोशिका भित्ति, जीव कला, जीव द्रव्य और गुणसूत्र। तो बच्चों इसमें ऑप्शन ए सही है। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, बाकी तीनों पाई जाती है, लेकिन कोशिका भित्ति जो होती है वो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती बल्कि पादप कोशिका में पाई जाती है। अगला सवाल देखते हैं। कोशिका की कोशिका कला होती है। पहला ऑप्शन पारगम्य, दूसरा वर्णात्मक पारगम्य, तीसरा अपारगम्य और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, वर्णात्मक पारगम्य। कोशिका की कोशिका कला जो होती है वो वर्णात्मक पारगम्य होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं? ऑप्शन है ए 4, बी 3, सी 2 और डी 1। तो बच्चों इसमें ऑप्शन बी सही है।
कोशिका में 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं, पादप कोशिका की पहचान है। पादप कोशिका की पहचान है। ऑप्शन देख लेते हैं, जीव द्रव्य कला, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति या माइटोकांड्रिया। तो बच्चों ये वाला सवाल और ये वाला सवाल अभी हमने पढ़ा था कि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? पादप कोशिका में, और यही उसकी पहचान है। तो पादप कोशिका की पहचान कोशिका भित्ति है। ये पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। अगला सवाल देखते हैं, पादप कोशिका भित्ति जिसे सेल वॉल कहते हैं बनी होती है। ऑप्शन है प्रोटीन की, बी है सेलुलोज की, सी है राइबोसोम की और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसमें ऑप्शन बी सही है। तो पादप कोशिका भित्ति जो होती है सेल वॉल, वो सेलुलोज की बनी होती है। तो बच्चों इसमें से कई क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट करते हैं, जैसे जंतु कोशिका में पाई जाती है कोशिका भित्ति, या पादप कोशिका की पहचान है कोशिका भित्ति, और आरएनए और डीएनए का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेते हैं। तो डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसको भी आप लोग याद कर लें। इसके बच्चों अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राइबोसोम का कार्य है। ऑप्शन देख लेते हैं, श्वसन, प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण या कोशिका विभाजन। तो बच्चों राइबोसोम का कार्य प्रोटीन संश्लेषण है, यानी प्रोटीन बनाना। प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम का कार्य है। अगला सवाल देख लेते हैं, कोशिका का शक्ति गृह जिसे ऊर्जा गृह भी कहते हैं या कभी कभी इंग्लिश में पावर हाउस भी आ जाता है। कोशिका का शक्ति गृह कहें या कोशिका का ऊर्जा गृह कहें या कोशिका का पावर हाउस कहें, एक ही बात है, कहलाता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, माइटोकांड्रिया, केंद्रक, केंद्रिका या लवक। तो बच्चों इसमें ऑप्शन ए सही आंसर है। माइटोकांड्रिया को ही कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है या पावर हाउस ऊर्जा गृह कहा जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं, निम्न में से किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आइए देख लेते हैं सवाल, ऑप्शन देख लेते हैं, अंतःप्रद्रव्य जालिका में, माइटोकांड्रिया में, लाइसोसोम में या गाल्जी काय में। तो बच्चों इसमें ऑप्शन बी माइटोकांड्रिया में ही डीएनए पाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, ऑप्शन है जीवाणु में, कवकों में, जीवाणु एवं नील हरित शैवालों में जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है, या फफूंदों में, और जीवाणु को बैक्टीरिया कहा जाता है। तो बच्चों प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है जीवाणु एवं नील हरित कोशिकाओं में, जो कि ऑप्शन सी है। क्या ऑप्शन है बच्चों? सी। ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल है, पैरेन्काइमा ऊतक होता है। पैरेन्काइमा ऊतक होता है, ऑप्शन देख लेते हैं, विभज्योतक, स्थायी ऊतक, दोनों प्रकार का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बच्चों स्थायी ऊतक। तो हम लोगों ने ये क्वेश्चंस पढ़े, इनमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, जैसे कोशिका का पावर हाउस कहलाता है माइटोकांड्रिया, या राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन संश्लेषण। तो ऐसे क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में तो बार बार आते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब, वाहिकाएं मिलती हैं। क्वेश्चन क्या है? वाहिकाएं मिलती हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, फ्लोएम में, कैम्बियन में, कॉर्टेक्स में या जाइलम में। तो बच्चों इन चारों ऑप्शन में सी ऑप्शन सही है, कॉर्टेक्स में वाहिकाएं मिलती हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, भोजन पदार्थों का संवहन करने वाला ऊतक है। संवहन करने वाला मतलब ले जाने वाला।
भोज्य पदार्थों का संवहन करने वाला ऊतक है? ऑप्शन देख लेते हैं, स्रावी ऊतक, भरण ऊतक, फ्लोएम और जाइलम। ये पौधों की बात हो रही है, तो इसमें ऑप्शन सी फ्लोएम सही है। भोज्य पदार्थों का संवहन करने वाला ऊतक फ्लोएम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आकृति एवं कार्य में समान कोशिकाएं कहलाती हैं। आकृति में और कार्य में समान कोशिकाएं, यानी ऐसी कोशिकाएं जो जिनकी आकृति भी समान हो और कार्य भी समान कर रहे हो, ऐसी कोशिकाएं कहलाती हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, कोशा, ऊतक, अंग और अंगतंत्र। तो ऑप्शन बी ऊतक सही है। ऊतक समान कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं और वो ऊतक समान कार्य करते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, एपिथीलियम ऊतक का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन देख लेते हैं, संवहन, रक्षा, उत्सर्जन और जनन। तो इसमें बेटा ऑप्शन बी सही आंसर है, रक्षा करती। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रक्त प्लेटलेट्स किसके लिए आवश्यक होती है? प्लेटलेट्स के बारे में बच्चों आप लोगों ने सुना होगा। जब डेंगू किसी को हो जाता है तो उसकी प्लेटलेट्स बहुत तेजी से डाउन होती है और नॉर्मल प्लेटलेट्स की जो रेंज है 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच होनी चाहिए। एक नॉर्मल एक स्वस्थ मनुष्य में 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच नॉर्मल वैल्यू मानी जाती है और जब किसी को डेंगू हो जाता है तो 1.5 लाख से कम होने लगती है और कम होते होते ऐसी स्थिति आ जाती है कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसमें कह रहा है रक्त प्लेटलेट्स किसके लिए आवश्यक होती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, उपापचय, पाचन, रक्त का थक्का बनना और श्वसन। तो ऑप्शन सी रक्त का थक्का बनने के लिए रक्त प्लेटलेट्स आवश्यक है। और बच्चों जब रक्त प्लेटलेट्स 15,000 या उससे नीचे आ जाती है किसी भी बीमार डेंगू से बीमार व्यक्ति में, तो उसके नाकों से और आंख से भी खून आ सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि थक्का बन नहीं सकता और ब्लीडिंग होने लगती है जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हड्डियों के सिरे किससे जुड़े होते हैं? हड्डियों के जो सिरे होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं? पहला ऑप्शन है पेशियों से, दूसरा ऑप्शन है कंडरा से, तीसरा ऑप्शन है स्नायु से, चौथा ऑप्शन है उपास्थि से। तो इसमें तीसरा ऑप्शन जो है स्नायु से, ये सही आंसर है। इसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं, घनाकार एपिथीलियम पाई जाती है। सवाल क्या कह रहा है? घनाकार एपिथीलियम पाई जाती है। ऑप्शन देख लेते हैं, श्वास नली में, वृक्कीय नली तथा लार ग्रंथि में, त्वचा में और आहार नली में। तो इसमें ऑप्शन है बेटा वृक्कीय नली तथा लार ग्रंथि में एपिथीलियम पाई जाती है। अगला सवाल देख लेते हैं, कौन सी पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार व संकुचन करती हैं? यहां क्वेश्चन को जितनी अच्छी तरह से हम समझेंगे उतना ही आसान आंसर हम दे पाएंगे। कौन सी पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार यानी फैलना व संकुचन यानी सिकुड़ना करती हैं? यानी फैलती हैं और सिकुड़ती हैं। अब आप खुद सोच लीजिए आंसर क्या होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ऐच्छिक पेशियां, अनैच्छिक पेशियां, कार्डियक पेशियां या ये सभी। इसमें कार्डियक जो होता है वो दिल से संबंधित होता है, कार्डियक। तो कार्डियक इसमें सही आंसर, यानी दिल की जो पेशियां होती हैं वो जीवन भर फैलती हैं और सिकुड़ती हैं, यानी प्रसार होता है उनका और संकुचन होता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। इसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं, तंत्रिका ऊतक की इकाई को कहते हैं। तंत्रिका तंत्र आप लोग जानते होंगे कि अगर पैर में हल्का सा सुई भी चुभता है तुरंत हमारे दिमाग को सिग्नल जाता है कि पैर हटा लीजिए। ऐसा क्यों होता है और किसके द्वारा होता है? वो तंत्रिका तंत्र ही बताता है हमारा कि आपके पैर के नीचे सुई या कोई नुकीली चीज आ गई है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है कोसा, दूसरा न्यूरॉन, तीसरा डेंड्रॉन और चौथा साइटोन। तो इसमें
आंसर होगा बच्चों न्यूरॉन। तंत्रिका ऊतक की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? न्यूरॉन कहते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। संदेश संवहन की मूल इकाई है। सवाल फिर से पढ़ते हैं। संदेश संवहन की मूल इकाई है, यानी जो संदेश ले जाता है और लाता है, संवहन करता है संदेश का, उसकी मूल इकाई क्या है? पहला ऑप्शन है मस्तिष्क, दूसरा ऑप्शन है तंत्रिका कोशिका, तीसरा ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र और चौथा ऑप्शन है सभी। तो बच्चों ये तंत्रिका कोशिका ही सही आंसर है। जैसे अभी हमने बताया कि पैर के नीचे आपकी कोई नुकीली चीज आ जाती है तो तंत्रिका कोशिका जो होती है वो संदेश तुरंत दिमाग को पहुंचाती है और दिमाग तुरंत एक्शन लेता है और कहता है कि हमें हमारी बॉडी को ये संदेश देता है कि पैर तुरंत हटा लो, नहीं तो ज्यादा नुकसान हो जाएगा। हम लोग जैसे ही किसी नुकीली चीज पे पैर रखते हैं तुरंत हट जाते हैं। ऐसा तंत्रिका कोशिका संदेश पहुंचाती है हमारे मस्तिष्क को और उसके खिलाफ फिर एक्शन हमारा मस्तिष्क लेता है और पैर तुरंत हटा लेते हैं हम। तो बच्चों इसके आगे के सवाल अब हम पढ़ते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रुधिर किस प्रकार का ऊतक है? रुधिर को हम रक्त भी कहते हैं, खून भी कहते हैं और इंग्लिश में ब्लड भी कहते हैं। तो रुधिर किस प्रकार का ऊतक है? ऑप्शन देख लेते हैं। पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक या वसामय ऊतक। तो बच्चों इसमें ऑप्शन सी सही है, संयोजी ऊतक। रुधिर एक संयोजी ऊतक है। अगला सवाल देख लेते हैं। पादाभ, जिसे इंग्लिश में स्यूडोपोडिया कहते हैं। स्यूडो शब्द आता है झूठा के लिए और पोडिया यानी पैर, झूठे पैर किस संघ के जंतुओं में पाया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, प्रोटोजोआ और पोरीफेरा। तो बच्चों इसमें भी ऑप्शन सी सही है। प्रोटोजोआ में स्यूडोपोडिया यानी पादाभ पाया जाता है। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का जंतु है? अगला सवाल है समुद्री घोड़ा किस वर्ग का जंतु है? ऑप्शन देख लेते हैं। स्तनधारी, मत्स्य, सरीसृप और पक्षी। तो समुद्री घोड़ा बच्चों समुद्र में पाया जाता है और मत्स्य, यह ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। मत्स्य यानी मछलियों की श्रेणी में आता है और ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल देख लेते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होने वाले रोग का नाम है। फिर से देखते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होने वाले रोग का नाम है। ऑप्शन है मलेरिया, टाइफाइड, पेचिस और पीलिया। तो बच्चों इसमें ऑप्शन सी सही है, पेचिस। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से पेचिस होता है। और बच्चों कमेंट बताइए कमेंट करके कि किस मुगल बादशाह की मौत पेचिस होने के कारण हुई है। तो बच्चों अगला सवाल देख लेते हैं। संघ सिलेंट्रेटा का उदाहरण है। संघ सिलेंट्रेटा का उदाहरण है। ए ऑप्शन देख लेते हैं हाइड्रा, बी टीनिया, सी प्लेनेरिया और डी अमीबा। तो बच्चों संघ सिलेंट्रेटा का उदाहरण है हाइड्रा। ऑप्शन ए सही है। तो बच्चों अब अगले क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। चप्पल ही पहन के चले आए। बच्चों अगला सवाल देख लेते हैं। पैरामीशियम को किस संघ में वर्गीकृत किया गया है? बच्चों हम सभी जानते हैं कि पैरामीशियम एक कोष की जीव है और एक कोष की जीवों को प्रोटोजोआ में वर्गीकृत किया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। अगला सवाल देख लेते हैं। स्तनधारी वर्ग के अधोवर्ग मेटाथीरिया का उदाहरण है। मेटाथीरिया का उदाहरण है। ऑप्शन देख लेते हैं। व्हेल,
सल्क चींटीखोर, कंगारू और ऊंट। तो बच्चों इसमें ऑप्शन सी कंगारू सही आंसर है। अगला सवाल देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा लक्षण संघकार डेटा की विशेषता को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। पूंछ का पाया जाना, बच्चे को जन्म देना, रुधिर का लाल होना और हृदय का आहार नाल के अधर तल पर पाया जाना। तो बच्चों इसमें ऑप्शन डी सही आंसर है। संघकार डेटा की विशेषता यह है हृदय का आहार नाल के अधर तल पर पाया जाना। तो बच्चों ये टोटल 33 क्वेश्चन हो गए जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है इसी में से। और बच्चों आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें जिससे कोई भी सवाल इसमें से आ सकता है एग्जाम में। इसलिए पूरा का पूरा वीडियो देखिए और कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में कमेंट करिए, उसको फिर से हम समझाएंगे। और बच्चों मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सबसे अच्छी बात अपने दोस्तों की भी बताइए जिससे कि वो भी इस फ्री एजुकेशन का लाभ ले सकें। धन्यवाद।